आपको एक क्यूब गिवन है और क्यूब जो है वो केरोसिन ऑयल और वाटर में दोनों में समर्ज्ड है। आपको इसमें रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस इमर्स्ड इन वाटर टू दैट ऑफ केरोसिन निकालना है। मतलब अगर मैं ये मान लूँ कि ये इतना पोर्शन जो है ये केरोसिन में है और इतना पोर्शन वाटर में है, तो वाटर में जो वॉल्यूम आएगा और इस केरोसिन में जो ऑयल में जो वॉल्यूम आएगा, इसका वॉल्यूम आएगा, मुझे इनकी क्या निकालनी है, रेशियो निकालनी है। तो रूल तो एक ही है कि अगर दो लिक्विड में कोई बॉडी डूबी हुई है तो वेट ऑफ ऑयल डिस्प्लेस्ड प्लस वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू कितना, होल वेट ऑफ बॉडी। क्या ये रूल सबको क्लियर है? रूल तो यही है कि वेट ऑफ केरोसिन डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो एक एक करके इसकी वैल्यूज जरा पुट कर लेते हैं। इधर देखो, तो मैंने क्या लिखा, वेट ऑफ केरोसिन डिस्प्लेस्ड, इसमें क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ केरोसिन जो सबमर्ज्ड है केरोसिन के अंदर, डेंसिटी ऑफ केरोसिन इनटू जी। वाटर में वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी, इन दोनों का सम मस्ट इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी। पहली लाइन क्लियर है। दूसरी, होल वेट में वैल्यू पुट करो, होल वॉल्यूम किसका, आइस का, इनटू डेंसिटी किसकी, आइस की, इनटू जी। तो ये इक्वेशन क्लियर है। इस इक्वेशन में वाटर की डेंसिटी को दोनों जगह से डिवाइड कर दो, लेफ्ट और राइट से, तो ये 1 हो जाएगा। अब क्यों किया, क्योंकि डेंसिटी ऑफ आइस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इज रिलेटिव डेंसिटी, जो इस प्रॉब्लम में गिवन है 0.9, और ऐसी डेंसिटी ऑफ केरोसिन बाय डेंसिटी ऑफ वाटर की रेशियो इज 0.8 गिवन है, तो ये रेशियो आ गई। अब लास्ट स्टेप है, जो आइस का टोटल वॉल्यूम है वो कुछ डूबा हुआ है वाटर में और कुछ डूबा हुआ है केरोसिन में, तो टोटल वॉल्यूम दोनों का आइस के इक्वल है। तो ये देखो, इस वॉल्यूम ऑफ आइस की जगह, इस वॉल्यूम ऑफ आइस की जगह मैं क्या पुट करने वाला हूं, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ केरोसिन, क्योंकि टोटल आइस का वॉल्यूम इन दोनों के सम के इक्वल है। तो ठीक है, बस अब यहां से एक इक्वेशन बन गई, सॉल्व करके दोनों की वॉल्यूम की रेशियो निकाल लेना आंसर है। चांस की बात है कि आंसर 1:1 ही है। पहला स्टेप क्लियर है कि क्या लॉजिक है इस क्वेश्चन का, कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है इसे देखो। देखो लॉजिक समझो, स्फेयर जिसकी डेंसिटी गिवन है सिग्मा और डायमीटर कितना है इसका, कैपिटल डी, ये रहा एक स्फेयर है, इसके अंदर एक कैविटी है ऑफ डायमीटर कितना, स्मॉल डी, ये लो, ये स्मॉल डी खाली है, ये खाली है, अंदर से कैविटी है। रेशियो ऑफ दोनों डायमीटर की रेशियो बताओ क्या होगी, वो क्वेश्चन में कह रहा है जस्ट फ्लोट्स ऑन वाटर। जस्ट का मतलब पता है क्या होता है, जस्ट का मतलब ये होता है, अगर ये वाटर है, इसका कुछ भी पोर्शन बाहर नहीं है, जस्ट का मतलब बस डूबा हुआ है पानी के अंदर, और बहुत ज्यादा भी नहीं डूबा हुआ, जस्ट का सरफेस के साथ डूबा हुआ है, पर हवा में कोई पोर्शन नहीं है। हाँ, ये सही कह रहे हो कि वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड सही है,
मस्ट बी इक्वल टू क्या? होल वेट ऑफ स्फेयर। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? राइट, कोई डाउट इसमें? यही लॉजिक लगेगा। अब असली चीज समझो, जब आप इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, इसको ध्यान से देख लो। आपने ये देखना है, ये स्टेटमेंट देखनी है कि वेट ऑफ बॉडी इज बॉइंट फोर्स, का मतलब अप थ्रस्ट, एक ही बात है। ये रूल लगाया मैंने। जब मैं बात करता हूं अप थ्रस्ट की, अप थ्रस्ट में हम कौन सा वॉल्यूम लेंगे? आउटर वॉल्यूम लेंगे। अप थ्रस्ट का मतलब वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तुम अगर एक खाली बॉल प्लास्टिक की पानी के अंदर ले जाओ, पानी को इससे कोई मतलब नहीं है कि वो भरी हुई है या वो खाली है, उसमें एयर है या वो सॉलिड बॉल है या शेल है, वो आउटर वॉल्यूम देख के पानी डिस्प्लेस हो जाएगा उसका। ऐसे ही होता है। तो जब वाटर डिस्प्लेस करने की बारी आएगी कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ, वाटर इसके अंदर की कैविटी को कंसिडर नहीं करेगी, सिर्फ आउटर पोर्शन देखेगी। और आउटर पोर्शन का क्या वॉल्यूम है? 4/3 पाई डायमीटर बाय 2 का होल क्यूब। वो तो रेडियस हो जाएगा ना, आर क्यूब का मतलब डायमीटर बाय 2 का होल क्यूब इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। पानी की डेंसिटी 1 होती है, तो ये क्या आ गया? अप थ्रस्ट आ गया। अप थ्रस्ट में सिर्फ आउटर डायमीटर लेना है, लेकिन जब आपने एक्चुअल वेट लेना है, एक्चुअल वेट में फिर एक्चुअल वॉल्यूम आएगा, क्योंकि वेट में तो एक्चुअल वॉल्यूम ही कंट्रीब्यूट करेगा। 4/3 आउटर रेडियस का क्यूब माइनस इनर रेडियस का क्यूब इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू जी। ये स्टेप समझ में आ रहा है? जब एक्चुअल वेट निकलेगा तो फिर दोनों डायमीटर लेने हैं, जब लिक्विड का वेट निकलेगा या अपथ्रस्ट निकलेगा तो सिर्फ आउटर डायमीटर लेना, बात खत्म। इन्हें इक्वेट कर लेना, इक्वेट करके रेशियो निकाल लेना, आंसर। मेन जो स्टेप है वो यही स्टेप है, जो पहला स्टेप सबसे मेन है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? स्टेप समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इस स्टेप का? सब मैथमेटिकल पोर्शन हो जाएगा। इक्वेशन बनानी आ गई, डी बाई डी की रेशियो आएगी। कोई डाउट इसमें? ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो। स्टेटमेंट ए, when you squeeze one end of the tube to get the toothpaste out from the other end, पास्कल लॉ प्रिंसिपल इज ऑब्जर्व्ड। बात तो सही कह रहे हैं। वो दबाते हैं पेस्ट की ट्यूब को और पेस्ट बाहर आता है, प्रेशर पीछे लगता है और ट्यूब का पेस्ट बाहर से आता है। सही है, सही है। सेकेंड है रीजन, चेंज इन प्रेशर अप्लाइड टू एन एनक्लोज्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, बंद फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल है, is transmitted undiminished to every point of the fluid and to the walls of the container। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये डेफिनेशन किसकी है? पास्कल लॉ की डेफिनेशन है, और ये रीजन भी है इसका। तो असर्शन भी सही है और रीजन भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो क्या ऑप्शन मार्क करेंगे? बी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, करना ही नहीं, इससे आसान क्वेश्चन कहाँ से लाओगे? वो कह रहे जी प्रेशर निकालना है, प्रेशर की वैल्यू है क्या? प्रेशर की वैल्यू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स तो पता ही है, मास पता है, जी पता है, और साथ में एरिया भी पता है। तो मास को यहाँ पुट कर दो, जी पुट कर दो, एरिया पुट कर दो, आंसर प्रेशर आ गया, आंसर। ठीक, तो इस क्वेश्चन को देखते हुए लग रहा है कि हमें अपनी होप छोड़नी नहीं चाहिए।
कंपटीशन यही लगे रहना चाहिए, हमारे सेट में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है 2023 का, प्रेशर इन अ रेजर्वायर ऑफ वाटर इज सेम एट ऑल पॉइंट एट सेम लेवल ऑफ वाटर, एब्सोल्युटली करेक्ट, सेम लेवल पे सेम प्रेशर है। स्टेटमेंट, प्रेशर अप्लाई टू एनक्लोज्ड वाटर, बंद वाटर, इज ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन इक्वली, एब्सोल्युटली करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि पहली दूसरी स्टेटमेंट पास्कल लॉ की डेफिनेशन है, तो ये ऑप्शन है। नेक्स्ट, ना क्या है, क्या करोगे इसमें, क्या हमने क्वेश्चन किया है पहले ये बताओ, क्या करोगे इसमें? वर्क पार में किया हुआ है, वो वर्क पार का चैप्टर याद नहीं होगा ना, अभी प्रॉब्लम ये है। अच्छा चलो, सेंटर ऑफ मास, देखो लॉजिक ये, आपको ना दो हाइट्स की बना है इसमें, मुझे याद है क्योंकि मैंने तो करवाया ही है, आपको भी याद आ जाएगा देख के, और मेरे बुकलेट के अंदर भी है ये, पर इसने प्रेशर में डाल दिया, बात अलग है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपके पास एक ट्यूब है, इस ट्यूब में लिक्विड का लेवल एक जैसा नहीं है, यहाँ का कितना है H1 है जो न्यूमेरिकल में गिवन है, यहाँ का कितना है H2 जो कि न्यूमेरिकल में गिवन है, और क्रॉस सेक्शन एरिया ट्यूब का गिवन है A, ये भी न्यूमेरिकल में A गिवन है। वो कहते हैं कि आपने ये पकड़ के रखा हुआ फिर छोड़ दिया, जब आपने इनको रिलीज किया तो क्या हुआ, हाइट दोनों तरफ एग्जैक्टली क्या हो गई, सेम हो गई, इक्वलाइज हो गया लिक्विड, एरिया ए। तो नई हाइट कैसे निकलेगी, वॉल्यूम को इक्वेट करके, क्या सिखाया था, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम इज इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, वर्टिकल वॉल्यूम सेम, तो एरिया इंटू H1 प्लस एरिया इंटू H2, एरिया इंटू H, एरिया इंटू H। तो यहां से H की वैल्यू क्या आएगी, ये लो, तो पता लग गया कि जब इक्वलाइज करेंगे तो नई हाइट इसके इक्वल आएगी। ठीक, पहला स्टेप क्लियर है। दूसरा स्टेप, इसमें आपको क्या बताना है कि ग्रेविटेशन ने कितना वर्क डन किया इसको इक्वलाइज करने के लिए। तो एक काम करते हैं, पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इस पूरी लिक्विड का मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी, सॉरी एनर्जी निकाली हम, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है मास का मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, नहीं डेंसिटी, मास इनटू जी इनटू mgh। अब प्रॉब्लम यह है कि ये पूरे का पूरा मास इस लिक्विड का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हम मास की पोजीशन कहां पर लेते हैं, इसके सेंटर ऑफ मास पे, तो एनर्जी में यहां पर H1 नहीं H1/2 आएगा, राइट। और ऐसी राइट साइड में भी सेम आएगा कि वॉल्यूम राइट साइड का इंटू डेंसिटी इंटू जी इंटू H2/2 आएगा, और इनिशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी, वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू H1, एरिया इंटू H1 इसका वॉल्यूम है, इंटू डेंसिटी इंटू जी इंटू H1/2, एरिया इंटू H2 इंटू डेंसिटी इंटू जी इंटू H2/2। तो क्या वैल्यू आ गई इसमें, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई। पॉइंट समझ में आ रहा है, यहां तक U ऑफ I की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट, जब हाइट बराबर हो गई, तो कुछ ना करो, जहां जहां H1 है वहां H पुट कर दो, तो एरिया इंटू H इंटू डेंसिटी इंटू जी इंटू H/2,
ऐसी एरिया इंटू एच इंटू डेंसिटी इंटू जी डिवाइडेड बाई एच बाई टू, ये फाइनल एनर्जी आ गई। और एच को क्या रिप्लेस करोगे ऊपर, एच वन प्लस एच टू बाई टू। फिर वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। आंसर निकाल लेना। ऐसा क्वेश्चन याद आ रहा है किया था, ठीक। तो इसने वर्क पर एनर्जी में भी डाला हुआ है वैसे एक क्वेश्चन, और प्रेशर में भी डाला हुआ है, तो मतलब ये कॉमन आने वाला क्वेश्चन है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। असली चीज़ क्या है, इसका मास कहाँ पर पड़ा हुआ है, सेंटर ऑफ मास पे, इसलिए हाइट h1/2 है। तो अब आप इस क्वेश्चन को एक काम करेंगे, न्यूमेरिकल की फॉर्म में इसे घर जाके सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। आपको हाइट्स दोनों गिवन है, h1 h2, पानी की डेंसिटी भी रो आपको पता है। इसका आंसर बी है। हाँ, की है या लगा है, फिर ठीक है। 81। कितना बस, कैसे, प्रेशर की वैल्यू गिवन है, डेप्थ को डबल कर दिया, तो मैं क्या गिवन है, प्रेशर एक सबमरीन, सबमरीन ना पानी के नीचे जा रही है, तो सबमरीन के ऊपर प्रेशर होगा क्या, पहले ये बताओ। पी एटमोस्फेयर प्लस एच रो जी, सबमरीन का प्रेशर है पी एटमोस्फेयर प्लस एच रो जी, इसकी वैल्यू तुम्हें गिवन है। कह रहे एच को मैंने डबल कर दिया, तो नया प्रेशर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो रूल नंबर 1 ये देखो, प्रेशर था कितना, 3 × 10⁵ जो कि एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी, ये पहला स्टेप क्लियर है। एटमोस्फेरिक प्रेशर को राइट की तरफ ले गए जो कि 10⁵ है, तो एच रो जी की वैल्यू क्या आ गई, 2 × 10⁵, क्लियर है। तो एच रो जी निकाल लिया। अब अगर तुम हाइट को डबल कर देते हो तो एच रो जी में ट्वाइस हो जाता है और ये वैल्यू भी डबल हो जाती है, 4 × 10⁵, क्लियर है। अब ये प्रेशर लिक्विड का प्रेशर है, इसमें एटमोस्फेयर भी ऐड करो 10 × 10⁵, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 5 × 10⁵। क्यों, तो हाइट की वजह से डबल हुआ है प्रेशर, 4 हुआ, 2 की जगह 4 हुआ, पर एटमोस्फेयर तो तब भी काम करेगा। तो पुराना प्रेशर इतना था, नया प्रेशर हाइट डबल करने के बाद इतना है, परसेंटेज चेंज इन प्रेशर कितना है, परसेंटेज निकाल लेना आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या है इसमें, ठीक है। तो ये मत कर देना कि इसको डबल किया तो ये भी सीधा डबल हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगी। आपको एटमोस्फेयर प्रेशर को यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा एच रो जी से, फिर ट्वाइस करके आंसर निकलेगा। स्टेप समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक। नेक्स्ट,
जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है और वो वाटर में है, बबल है, हैज़ एन अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 9.8, ऊपर जा रहा है विद 9.8। किसने भेजा पानी में इसको ऊपर? पॉइंट फोर्स, अब थ्रस्ट ने या पॉइंट फोर्स ने। इसका वेट अलग नीचे ऐड कर रहा है, अब थ्रस्ट ऊपर ऐड कर रहा है। क्या निकालना है? वाटर ऑफर नेग्लिजिबल ड्रैग फोर्स, तो 6 पाई ईटा आर भी मत लेना, वो कह रहा है ईटा मत लेना। तो मास ऑफ द बबल क्या है? तो इसमें क्या लॉजिक लगेगा? लॉजिक ये लगेगा, ये बबल है, ऊपर कौन भेज रहा है? अप थ्रस्ट, नीचे क्या है? वेट, ऊपर जाने की एक्सेलरेशन क्या है? 9.8, तो ऊपर की फोर्स माइनस नीचे की फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो U इज इक्वल टू कितना? m इंटू जी प्लस 9.8। तो आपको क्या निकालना है? आपको इसमें मास निकालना है। अब आपको क्या ढूंढना पड़ेगा? अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट क्या होगा? अप थ्रस्ट होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ क्या? वाटर इंटू जी इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस 9.8। अब देखो यहां पर वॉल्यूम की जगह क्या पुट करेंगे? बबल का वॉल्यूम और वाटर डिस्प्लेस एक ही बात है, तो पुट कर लो यहां से और यहां से मास निकाल देना, आंसर है। स्टेप समझ में आ रहा है यहां तक? क्या लॉजिक है इसमें? ठीक है, चेक कर लो आंसर आ रहा है। ठीक है, आएगा, आंसर आएगा। कितना आ रहा है? सी ऑप्शन आएगा, सी आएगा 83। ये वही कॉन्सेप्ट है इनर रेडियस आउटर रेडियस वाला। कितने स्टूडेंट्स पाया? देखो इसमें क्या लगेगा? इसमें ये लगेगा, आपके पास एक हॉलो स्फेरिकल शेल है, हॉलो स्फेरिकल शेल का आउटर रेडियस आर है और इनर रेडियस स्मॉल आर है, ऐसे ऐसे है। अगेन एक बार फिर से, ये लिक्विड की सरफेस के अंदर सबमर्ज्ड है, जस्ट फ्लोट्स वाला केस है, अंडर द वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द शेल इज, तो इस शेल यानी कि इस शेल की डेंसिटी पता है, स्मॉल आर निकालना है इन टर्म्स ऑफ आर। तो लॉजिक है वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ स्फेयर। अब इंपॉर्टेंट ये है, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड में अप थ्रस्ट है, अप थ्रस्ट को बिग रेडियस में साथ करना है, अंदर रेडियस को कंसीडर नहीं करना। तो वॉल्यूम में 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, होल वेट में करना है 4/3 पाई
कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ स्फेयर इंटू जी। अब डेंसिटी ऑफ स्फेयर की वैल्यू अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर की रेशियो आपको गिवन है 27 डिवाइडेड बाय 8, रिलेटिव डेंसिटी है ना। तो देखो ना, आपको इसकी और इसकी रेशियो पता है, तो इसको नीचे ले जाओ, इसकी जगह पुट कर लेना 27/8, अब स्मॉल आर निकाल लेना इन टर्म्स ऑफ बड़ा आर, आंसर आएगा। अरे आंसर मेथड समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या है इसका? कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है कि किसको किसके साथ करना है? ठीक। क्लियर? तो इसमें इसकी वैल्यू पुट करके आंसर आ गया। ओके, तो इसे इक्वेट कर लेना और स्मॉल आर को इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर निकाल लेना। तो इसमें ये किया हुआ है, तो जब इसे इक्वेट करेंगे, देखो ये किया हुआ है, इक्वेट करके यहाँ से सॉल्व करके आंसर इसके इक्वल आएगा। अप्रॉक्सीमेटली निकाल लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है, उसकी जो डेंसिटी है ना वो कांस्टेंट नहीं है। डेंसिटी स्मॉल आर कोई भी इंस्टेंट पे रेडियस है उसके साथ चेंज होती जा रही है।
तो नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी है। मिनिमम डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन विच इट विल फ्लोट, देखो उसने तैरना है, और मिनिमम डेंसिटी का मतलब कि अगर ज़्यादा डेंसिटी होगी लिक्विड की, वो मिनिमम क्यों बोल रहा है, तो बताएगा मिनिमम क्यों, वो पानी के नीचे रहेगा, फ्लोट भी करेगा और ज़्यादा हवा में उछलेगा भी नहीं। ज़्यादा डेंसिटी होगी लिक्विड की तो हवा में आ जाएगी बॉडी, अब तक ज़्यादा हो जाएगा ना तो हवा में उछाल देगी, और ऐसा कोई डेटा गिवन नहीं है कि हवा में उसका पोर्शन कुछ ऊपर तैर रहा है, तो वो इक्वली सबमर्ज्ड होगा वाटर की सरफेस के नीचे, इसका मतलब मिनिमम डेंसिटी है। ठीक है, प्रॉब्लम वो नहीं है, वो तो मैं कर लूँगा, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज होल वेट ऑफ द बॉडी, तो ठीक है। मास कैसे निकलेगा, तो मास के लिए आपको याद होगा सबसे पहले क्या करते थे हम, किसी भी सॉलिड स्फीयर को लेते थे। सॉलिड स्फीयर किसका बना होता है, शेल का, याद है शेल। इस शेल का रेडियस स्मॉल आर है और थिकनेस डी आर है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इनटू थिकनेस, इस शेल का क्या आ गया, वॉल्यूम। ठीक है, ऐसे हमने रोटेशन में बहुत किया था, एरिया इनटू थिकनेस। तो एरिया इनटू थिकनेस वॉल्यूम, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या है, मास, स्मॉल मास है, शेल का मास है इनटू जी। अब ऐसे बहुत सारे शेल्स हैं, उन सभी शेल्स के मास को मिला के सॉलिड स्फीयर का मास आएगा। कैसे मिलेगा, जीरो से कैपिटल आर तक क्या कर देना है, इंटीग्रेट। तो पहला काम तो टोटल मास निकालने का है, तो ये टोटल मास की जगह वेट बोलूंगा कि मैंने जी लगा दिया, टोटल वेट ऑफ द बॉडी है। क्लियर है, तो वॉल्यूम ऑफ शेल इंटू डेंसिटी इंटू जी, तो वेट ऑफ शेल है, और इंटीग्रेट करने का मतलब टोटल वेट ऑफ द स्फीयर है। पहला स्टेप क्लियर है यहाँ तक, टोटल वेट कैसे निकलेगा, फिर से सॉलिड स्फीयर का वेट निकालना है। सॉलिड स्फीयर के अंदर डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, तो वो सॉलिड स्फीयर किससे बना हुआ है, शेल से। कोई भी एक शेल कंसिडर कर लो, ये ना, इस शेल का रेडियस स्मॉल आर है और थिकनेस डी आर है, तो एरिया, इसका वॉल्यूम क्या बना, एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस, वॉल्यूम इंटू इसकी डेंसिटी इंटू जी, ये क्या आ गया, इसका वेट आ गया, शेल का वेट आ गया। पर हमारे पास तो ऐसे बहुत सारे शेल हैं जिससे सॉलिड स्फीयर बना हुआ है, तो जीरो से कैपिटल आर तक इसे इंटीग्रेट करेंगे, टोटल वेट आ गया सॉलिड स्फीयर का। अब शुरू करते हैं, तो रूल क्या है, रूल ये है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये क्या चीज लिखी हुई है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ बॉडी। अब इंपॉर्टेंट ये है, होल वेट ऑफ द बॉडी तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, कैसे, ये जो मैंने निकाला ये होल वेट है, और तुम्हें डेंसिटी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, डेंसिटी कुछ गिवन है, वो डेंसिटी को यहां पुट कर लेना, जीरो से कैपिटल आर इंटीग्रेट है, ये होल वेट है। क्लियर है, राइट साइड क्लियर है, लेफ्ट साइड वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, देखो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को कोई मतलब नहीं है कि अंदर डेंसिटी है या नहीं है, वो तो आउटर रेडियस ही लेगा हमेशा। एक बॉल है वो पानी में चली गई, बॉल के अंदर क्या है, पानी को कोई मतलब नहीं है, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना है, आउटर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज होल वेट ऑफ द बॉडी। यहां करना इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करके ओपन करके निकाल लेना, रो ऑफ लिक्विड आएगा। इंटीग्रेशन वाला पार्ट आपका अभी आने वाले टाइम में और पक्का हो जाएगा, जब मैथ्स कर लिया जाएगा तो उसमें काफ़ी डिटेल्ड है ये, तो कुछ भी नहीं है तो रादर मैं तो कहूँगा पहला क्वेश्चन भी नहीं हुआ है तो मैथ्स का +2 का, बट इन एनी केस इतनी तो हमने भी की हुई है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, और कैपिटल आर इज अ कांस्टेंट, स्मॉल आर के साथ इंटीग्रेट कर देना। मेथड समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या है, किसको किसके साथ इक्वेट करना है, ठीक है यहाँ तक, तो ये इसका रूल है। यहाँ पे ये तो सॉल्व किया है ना सिंप्लीफाई करके, ये वाला पार्ट तो देखना ही नहीं ना, छोड़ दे, ये पार्ट देखना है, मैथ अपना अपना तो शॉर्टकट भी मार लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया क्वेश्चन डाला, गलती होने का बहुत चांस हो सकता है इसमें, सी कैसे, एवरेज प्रेशर बताई थी अभी, हाँ वही लगाया, चेक कर लो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो एक ही बात है, एरिया से मल्टीप्लाई करेगा फोर्स आ जाएगी एवरेज, फर्क नहीं पड़ रहा।
नहीं लेंगे, 10 नहीं लेंगे, 10 नहीं लेंगे। मुझे एक चीज़ का आंसर दे दो, फिर आगे चलेंगे। ये लो, जिन्होंने किया वो भी आंसर दे दें, फिर मैं मानूंगा कि तुम्हें ये सही समझ में आया है। मुझे बताओ कि लिक्विड का प्रेशर इस जगह पे कितना है? 0। लिक्विड का बोला, एटमॉस्फेरिक नहीं, लिक्विड का 0। लिक्विड का प्रेशर यहां पे कितना है? 5 रो जी। ओके, लिक्विड का प्रेशर यहां पे कितना है? इसकी डेंसिटी अब कितनी है? 2 रो है, इसकी रो है, बोलो। कितने लोग बोलते हैं 10 रो जी, क्योंकि डबल हो गया। कितने लोग बोलते हैं 15 रो जी? 15 तो 15 कैसे? प्रॉब्लम ये है, फ्लो में ऐसा लगता है कि डेंसिटी डबल हो गई, तो एक काम करो कि इसकी हाइट 10 ले लेते हैं। 10 इंटू 2 रो इंटू जी। सबसे कॉमन मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे आधी डेंसिटी रो है और आधी 2 रो है, और जबकि मैंने पूरी 10 मीटर की 2 रो ले ली, गलत है। ऐड करना पड़ेगा, तुम्हें काम करना पड़ेगा इसमें। तुम्हें ये बताओ बस, इस लिक्विड का प्रेशर कितना है? बस कितना? 5 इंटू 2 रो इंटू जी। और लेकिन ये वाला प्रेशर भी लग रहा है इस पे, और यहाँ का प्रेशर है कितना? 5 रो जी। 15 रो जी एकदम सही है, ये इंपॉर्टेंट है, सही बोला। तो यहाँ पे 0, यहाँ पर 5 रो जी, यहाँ पर 15 रो जी। ये इंपॉर्टेंट है, फ्लो में हमेशा बंदा 10 रो जी कराता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? अब एवरेज प्रेशर क्या होगा? दिस प्लस दिस बाई 2। यहाँ पे एवरेज प्रेशर क्या होगा? दिस प्लस दिस बाई 2। और एरिया तो दोनों का ए ही है जहाँ पर ये लग रहा है। तो आपको इसमें फोर्स की रेशियो निकालनी है। पहली फोर्स क्या आएगी? एवरेज प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, और सेकेंड फोर्स क्या आएगी? इस एवरेज प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। डिवाइड कर लो, आंसर आ रहा है, चेक कर लो, आंसर आएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है? पॉइंट समझ में आ रहा है क्या लॉजिक है इसका? तो जो भी एवरेज प्रेशर है उसको एरिया से मल्टीप्लाई करके फोर्स आ गई। उसे किसकी रेशियो पूछी है? रेशियो ऑफ फोर्सेस। तो फोर्सेस की रेशियो पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली आपको फोर्स की रेशियो निकालनी है। तो फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया, आंसर। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक, अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। बी देख तूने, हाँ ठीक है। शॉर्टकट तो नहीं है कोई इसका? मतलब पेन निकाल लूँ? ठीक है। तो वुडन ब्लॉक फ्लोटिंग इन अ बकेट ऑफ वाटर हैज 4/5 ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज। तो ये लो, ये केस नंबर 1 है। ये ब्लॉक है, 4/5 ऑफ वॉल्यूम वाटर के अंदर सबमर्ज्ड है। नेक्स्ट है, व्हेन सर्टन अमाउंट ऑफ ऑयल, जब इसके ऊपर क्या डाल दिया? ऑयल डाल दिया, तो इट इज फाउंड दैट ब्लॉक इज जस्ट अंडर दी ऑयल। तो बिल्कुल बस पूरा पूरा ही तैर रहा है ऐसे, और सच दैट हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑयल में और हाफ ऑफ द वॉल्यूम वाटर में है। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल रिलेटिव टू वाटर इज व्हाट? ऑयल और वाटर की रिलेटिव डेंसिटी आपको निकालनी है। क्या ये क्वेश्चन है? देखो केस नंबर 1 क्या है? वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड 4/5 इंटू वी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इज होल वेट ऑफ द बॉडी, v इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है?
वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज होल वेट ऑफ द बॉडी। सेकेंड केस में वेट ऑफ ऑयल डिस्प्लेस्ड V/2 डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी प्लस वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इंटू जी इज इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी। वो तो सेम है, दोनों में सेम है, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी सेम है। कर दो इक्वेट, इक्वेट करके रेशियो निकाल लो, ऑयल और वाटर की डेंसिटी की रेशियो आ जाएगी आंसर। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? ठीक है, यहां तक क्लियर है? आ गया आंसर? वेरी गुड। नेक्स्ट, ये लो। Cubical block of side 0.5 meter floats on a water with 30% of its volume under water. What is maximum weight that can be put on the block without fully submerging it under water? कि मतलब कि बॉडी तो डूब जाए, वो ब्लॉक ना डूबे। तो इस केस में क्या है, पहला तो केस क्लियर ही है। अब थ्रस्ट क्या है कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना है, 30% है, इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी होल वेट ऑफ दी बॉडी। केस नंबर 1 तो क्लियर है। यहाँ से डेंसिटी ऑफ क्या आ गई, सॉलिड आ गई। अब मान लो आपने एम मास रख दिया इसके ऊपर, तो एम मास रखने पे क्या हुआ, जो इस ब्लॉक का मास है वो तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम है ही है, साथ में आपने एक और मास रख दिया तो टोटल वेट इसके इक्वल हो गया। जो ब्लॉक का वेट है प्लस एक्स्ट्रा वेट है होल, और यहाँ पर क्या आएगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, वेट ऑफ लिक्विड में डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना, टोटल वी का वी वॉल्यूम नीचे आ गया, मास एम नहीं आया, वो ब्लॉक नीचे आ गया।
तो जब ब्लॉक नीचे आ गया उसका वॉल्यूम पहले 30% डूबा हुआ था, अब टोटल का टोटली डूब गया। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो केस नंबर 1 का डायग्राम तो ऐसा बनेगा, ये रहा आपका जो वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है वो 30% है, ये रहा। केस नंबर 2 में जब आपने m रखा, पूरे का पूरा वॉल्यूम लिक्विड में चला गया ऐसे। तो इसलिए यहाँ पे लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस v है, यहाँ पर लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस 30% ऑफ v है। तो ये रहा, टोटल v ले लिया। अब यहाँ से सॉल्व कर लो साइमल्टेनियसली, हम निकाल लेना आंसर। मेथड समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या है इसका? इक्वेशन समझ में आ रही है, कैलकुलेशन तो चलो बात की बात है, इक्वेशंस क्लियर है कि किसको इसके इक्वल इक्वेट करना है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट। नहीं है, ये तो सरफेस टेंशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कह रहा है कि एक सोप बबल है, सोप बबल का वो कह रहा है कि जो वॉल्यूम है ना वो टाइम के साथ इंक्रीज होता जा रहा है। तो जो वॉल्यूम है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, तो जो वॉल्यूम है वो सम कांस्टेंट इनटू टाइम है ऐसे, राइट? क्लियर है? नंबर 2 वो कह रहा है कि टाइम डिपेंडेंस ऑफ प्रेशर इनसाइड अ बबल। अब प्रेशर इनसाइड अ बबल क्या होता है ये बताओ, वॉल्यूम क्या होता है पहले ये बताओ। 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इज के टी, तो कैपिटल आर क्या है? प्रोपोर्शनल टू टी रेज़ टू पावर 1/3। टाइम के साथ रेडियस का रिलेशन आ गया। नेक्स्ट है, वो कह रहे हैं जो प्रेशर इनसाइड अ बबल होता है वो क्या होता है? 4 सरफेस टेंशन बाय आर, यही होता है। तो प्रेशर इनसाइड क्या बना? प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्लस 4t बाई आर की जगह क्या पुट करेंगे? सम कांस्टेंट इनटू टी रेज़ टू पावर 1/3, राइट? ये क्वेश्चन मेंस में गलत आया था, पीछे गिवन भी है, क्योंकि ग्राफ सही नहीं बना। टी रेज़ टू पावर क्या होना चाहिए था? 1/3, 1/t रेज़ टू पावर 1/3। कैसे? ये देखो, ये मान लो y एक्सिस है, ये इंटरसेप्ट है सम कांस्टेंट इनटू सम कांस्टेंट, और यहां पर क्या आएगा? x, कांस्टेंट इनटू x। तो x क्या बनेगा? ये बनेगा 1/t रेज़ टू पावर 1/3 पूरा x है। तो ये ग्राफ नहीं था, 1/t की पावर 3 तो था, 1/3 नहीं था। पर अगर ये 1/3 होता तो ये ग्राफ बनता स्ट्रेट लाइन का। मैथ वालों को पता है कम से कम p एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्ट तो आना ही था। तो तुम गलती कैसे पकड़ नहीं पाई? ये क्वेश्चन गलत है फिर। तो तुमने टी की पावर कैसे पकड़ी? तो ठीक है, ठीक है, पर फिर तुमने एक्सेस प्रेशर यूज किया? नहीं,
क्योंकि वो प्रेशर इनसाइड है बबल बोल रहा है, प्रेशर इनसाइड है बबल कैसे निकलेगा? वो तो फॉर्मूला वही यूज़ करना पड़ेगा जो यूज़ किया। अच्छा, क्वेश्चन है सबमरीन एक्सपीरियंसेस अ प्रेशर ऑफ, इतना प्रेशर है D1 डेप्थ पे, फिर कह रहा है एक नई डेप्थ पे चलेगी सबमरीन D2 तो प्रेशर बढ़ गया। तो आपको बताना है डिफरेंस क्या है। मुझे सिर्फ ये बताओ यार, D1 डिस्टेंस पे प्रेशर क्या है? P1 है D1 रो जी, और P2 क्या है D2 रो जी। दोनों को माइनस कर लो, माइनस करके D2 माइनस D1 निकालना है। प्रेशर का डिफरेंस पता है, रो और जी पता है, आंसर। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट क्लास में किया हुआ क्वेश्चन था वैसे, ये देखो वो कह रहे हैं ट्यूब है, और ये अच्छी बात नहीं है, इसमें डायग्राम नहीं बना के दिया यार। देखो स्टूडेंट कितना मतलब पजल हो गया होगा बिना डायग्राम के इसको। ये वही क्वेश्चन है जो हमने क्लास में ऐसे किया था, बुकलेट में किया तो था, ट्यूब वाला। ट्यूब में ऐसा लिक्विड डाल रखा था, एक डेंसिटी रो2 थी, एक डेंसिटी रो1 थी, और ट्यूब की प्रॉब्लम एक ही तरीके से सॉल्व की जाती है, और ये इक्विलिब्रियम में है। एच रो जी लेफ्ट का और राइट का सेम है, तो अब चेक कर लो, यही है। वो कह रहे हैं दो लिक्विड्स हैं, रो1 रो2, हाफ सर्कल में, और फिल इन दी हाफ द सर्कल, एंगल थीटा बिटवीन रेडियस वेक्टर पासिंग थ्रू द कॉमन इंटरफेस एंड वर्टिकल। अब देखो मतलब डायग्राम भी बना के नहीं दे रहा, थीटा एंगल कह रहे हैं रेडियस वेक्टर पासिंग थ्रू कॉमन इंटरफेस एंड वर्टिकल। ये रहा आपका कॉमन इंटरफेस, और ये रहा वर्टिकल। वर्टिकल और कॉमन इंटरफेस के बीच में एंगल थीटा। तो और भी डेंजरस है अगर डायग्राम भी बना के देगा तो, राइट? हो गया था। अच्छा, वो तो अब कर ही लिया तो ठीक ही हो गया। क्या लॉजिक लगाया था हमने? ये लॉजिक लगाया था, ये इंटरफेस है, ये लिक्विड एक है, और देखो ये लिक्विड दूसरा है, और मैंने बताया था कि ये जो हाइट निकलेगी, अगर ये आर है, ये थीटा है, तो ये आर साइन थीटा है, और ऐसी ये हाइट कहाँ से निकलेगी? यहाँ से निकलेगी। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये आर है, ये थीटा है, आर कॉस थीटा है, तो टोटल हाइट क्या? आर साइन थीटा प्लस आर कॉस थीटा। फिर ये लाइन खींच लेनी है, क्योंकि इस लिक्विड को लेके फायदा नहीं है, क्योंकि सेम लिक्विड है ये। सिर्फ ये वाली हाइट लेनी है एच रो जी के लिए, ये हाइट निकालनी है। अब ये हाइट कैसे निकलेगी? छोटी सी, टोटल हाइट ये पता है आर कॉस थीटा, इसमें से ये छोटी हाइट निकाल देते हैं, बस ये वाली इस ट्राइंगल से निकलेगी आर साइन थीटा, तो टोटल आर कॉस थीटा में से आर साइन थीटा ये टर्म आएगी। अब तुम लगा लेना एच रो जी इसका प्लस एच रो जी इसका इक्वल टू एच रो जी इसका। अब यहाँ पर डेंसिटी रो2 है, यहाँ पर डेंसिटी रो1 है, तो बना रखिए इक्वेशन। यहाँ पर चेक करो, इस इक्वेशन में राइट और लेफ्ट के प्रेशर्स को इक्वेट करके सॉल्व करके ट्रिग्नोमेट्री लगा के टैन थीटा का आंसर निकाल लेना, जो भी आएगा। किया हुआ है, अब ये तो किया हुआ है, इसमें फिर से ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, लेकिन इस बार चेंज हो गया। लो, दो बार आया ये क्वेश्चन मेंस में। इसके अंदर ये लिक्विड्स हैं D2 एंड D1, और इसमें एंगल गिवन है शुगर अल्फा, तो थोड़ा कम एफर्ट लगेगा अल्फा में, थीटा की जगह अल्फा दे दिया। एक ही बात है, फर्क क्या पड़ता है? अरे ज्योमेट्री सेम है, क्वेश्चन भी सेम है, बस एक ही फर्क है, उसमें टैन थीटा निकालना था इक्विलिब्रियम में, इसमें दोनों लिक्विड की डेंसिटी की रेशियो निकालनी है। सेम प्रॉब्लम है, कुछ भी ना करना। ये देखो अगेन आर साइन अल्फा, अल्फा ले लो ना, ये अल्फा 90 माइनस अल्फा, अल्फा सेम ज्योमेट्री बिल्कुल सेम है, तो आर साइन अल्फा और ये आर कॉस अल्फा, तो एच रो जी इन दोनों का ऐड करो, और डेंसिटी क्या है इसकी? D2, ये देखो D2 के साथ, तो एच रो जी ऐड करो, और इसकी छोटी सी हाइट अभी निकालनी सिखाई थी, आर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, सेम ज्योमेट्री है, लेकिन डेंसिटी कितनी है लेफ्ट साइड की? D1। बस फर्क ये है
पिछले क्वेश्चन में tan थीटा निकालना था, इस क्वेश्चन में डेंसिटी रेशियो निकालनी है, ये फ़र्क है। मतलब लेकिन आंसर tan की फॉर्म में निकाल दिया, उसमें tan निकालना है d1 d2 की फॉर्म में, इसमें d1 d2 निकालना है tan की फॉर्म में। कर सकते हैं, उस क्वेश्चन तो सेम ही है, क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी फर्क नहीं है। डी क्वेश्चन है, एक यूनिफॉर्म सिलेंडर है जिसकी लेंथ एल है, मास एम है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, सस्पेंड कर दिया विद इट्स लेंथ वर्टिकल फ्रॉम फिक्स पॉइंट बाय मासलेस स्प्रिंग, ताकि वो आधा सिलेंडर पानी के अंदर लिक्विड के अंदर है और इक्विलिब्रियम में है। एक्स नॉट एक्सपेंशन है, तो आपको बताना है कि एक्स नॉट की वैल्यू क्या है। डायग्राम कुछ ऐसा है, सिलेंडर को आपने आधा डुबो दिया लिक्विड में, तो इसका वेट क्या है नीचे mg, L/2 डूबा हुआ है, स्प्रिंग खिंच गया, स्प्रिंग की फोर्स रिस्टोरिंग ऊपर की तरफ है kx नॉट, तो इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, kx नॉट इज इक्वल टू mg, और सॉरी kx नॉट ऊपर की फोर्स है, अब थ्रस्ट भी ऊपर की फोर्स है, दोनों का सम किसके इक्वल है, mg। आपके सामने तो है, दोनों का सम किसके इक्वल है, mg। तो आप इस केस में kx नॉट पता है, अब थ्रस्ट बोलो क्या होगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, L/2 इंटू एरिया इंटू लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी, टोटल वेट mg। निकाल लेना x नॉट, ऑप्शन मार्क कर लेना, x नॉट आ जाएगा। आपको एक्सपेंशन स्प्रिंग निकालनी है, इक्विलिब्रियम में क्या होगी। बेसिक इक्वेशन क्लियर है, कौन किसके इक्वल होगा, तो अब थ्रस्ट और स्प्रिंग की फोर्स इक्वल टू वेट mg, यहां से सॉल्व करना। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बस फोटो देख के बता दो कौन सा ऑप्शन सही कौन सा गलत। सी सही है, देखो ये तो पक्का गलत है, पानी ऊपर ऑयल नीचे तो हो नहीं सकता, छोड़ दो इसे। बॉल ऐसे क्यों तैरेगी यार, ऑयल और वाटर के बीच में तैरेगी ना, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है वो ऑयल और डेंसिटी के बीच में है, तो ऐसा कोई आंसर है। मजा आ जाए ऐसे क्वेश्चन आए तो। लो
फोटो देख के फिर से बता दो क्या आंसर सही है। सेम क्वेश्चन दे दिया उल्टा करके, सेम वो डायग्राम का यही आंसर था। डायग्राम देख के कह रहे डेंसिटी, अभी तो किया कि इसकी डेंसिटी सबसे कम है, इसकी डेंसिटी भारी है और ये बीच में है। आंसर क्या? ए। सेम कुछ उल्टा पूछ लिया, ए। नेक्स्ट। ट्यूब में जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है अप टू हाइट ऑफ 30, फोर्स एक्सर्टेड बाय मर्करी ऑन द बॉटम ऑफ द ट्यूब इज इक्वल टू व्हाट। तो इसमें क्या करना है, पी एच जी तो लगेगा, पी एटमोस्फेयर में लगेगा, एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि प्रेशर नहीं पूछा है इस बार, क्या पूछा है? फोर्स लगेगी। एक ट्यूब के अंदर मर्करी है, ओपन टू एटमोस्फेयर है, तो नेट प्रेशर बॉटम पे एच जी प्लस पी एटमोस्फेयर लगेगा। कर लोगे सॉल्व? नेक्स्ट। बहुत बढ़िया है, शक्ल से अच्छा लग रहा है। कैसे? क्या लगेगा? पास्कल लॉ। तो पता लग ही रहा है, एरिया तो दोनों के दिख ही रहे, निकल जाएंगे पाई आर स्क्वायर से। फोर्स F1 पता है, F2 निकालना है, फोर्स बाय एरिया इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। यहाँ की फोर्स पता है, एरिया पता है, यहाँ की फोर्स निकालना है, एरिया पता है। कर लोगे सॉल्व इसे? नेक्स्ट। डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ सी टू विच रबर बॉल इज टेकन टू डिक्रीज द वॉल्यूम बाय डेल्टा वी बाय वी पता है, डेंसिटी पता है, बल्क मॉडुलस पता है। तो डेल्टा वी जो बल्क मॉडुलस है, पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रेशर की वैल्यू आ गई। जो भी प्रेशर निकालोगे, तुम्हें प्रेशर नहीं पूछा, तुम्हें डेप्थ पूछी है, तो जो भी तुम प्रेशर निकालोगे उसको एच रो जी के इक्वल कर देना, वहां से हाइट निकाल लेना। मतलब पहले बल्क मॉडुलस से प्रेशर आएगा, और प्रेशर होता है क्या लिक्विड का? एच रो जी। तो प्रेशर को एच रो जी इक्वेट करके हाइट निकाल लेना। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि करना क्या है? बल्क मॉडुलस से प्रेशर, और वो क्या पूछ रहा है? डेप्थ कितनी है जिसपे ये प्रेशर की वैल्यू होगी, इज इक्वल टू एच रो जी। ट्यूब जिसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर है, इज फिल्ड कंप्लीटली विद इनकंप्रेसिबल लिक्विड जिसका मास गिवन है, इज क्लोज एट बोथ एंड। एक ट्यूब ना में पानी भरा हुआ है, दोनों एंड से बंद है। ट्यूब इज देन रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टली ट्यूब को घुमा दिया, हॉरिजॉन्टली ट्यूब को घुमा दिया इतने ओमेगा के साथ, x इंटू रूट ऑफ एफ। अब f क्या चीज है? f है फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट द अदर एंड, f है। देखो पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक ट्यूब है, ये ट्यूब है, ये ट्यूब यहां से बंद है, ऐसे बंद है, इसके अंदर ये लिक्विड ही लिक्विड है। जब ये ट्यूब घूमेगी
ट्यूब के पास कौन सी फोर्स होगी, सेंट्रीपिटल, पर अंदर पानी के पास क्या होगी, सेंट्रीफ्यूगल, तो सारा पानी इधर जोर लगाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आप इसका एक एलिमेंट लें dm जो कि x डिस्टेंस पे है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपने पड़ोसी इधर लगाएगा, है ना, साथ वाले पे, कितनी, dm इंटू एक्स इंटू ओमेगा का स्क्वायर। अब ये वाला जो एलिमेंट है वो इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, और सब मिलके, ये सारे के सारे मिलके एंड दीवार पे लगाएंगे इंटीग्रेशन। तो पहले इसके ऊपर क्या फोर्स लगी, सेंट्रीफ्यूगल ये लगी, और टोटल पूरी ट्यूब की फोर्स के लिए 0 से लेके L तक क्या कर दिया, इंटीग्रेट, और dm को क्या पुट किया, m/L इंटू dx। 0 से L की इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेट करके फोर्स आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके F इसके इक्वल है, ओमेगा आ गया। तुम्हें F तो पता नहीं, तुम्हें मास और लेंथ पता है, सॉल्व करके ओमेगा की वैल्यू आ गई। पर तुम्हें ओमेगा की वैल्यू क्या गिवन है, x इंटू रूट ऑफ एफ, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4। समझ में आ रहा है यहां तक लॉजिक क्या है, कैसे एंड की फोर्स कैसे निकलेगी, यहां की फोर्स कैसे निकलेगी, बाय इंटीग्रेशन, क्योंकि हर एलिमेंट का रेडियस डिफरेंट है, हर एलिमेंट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिफरेंट है। कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक। और इस क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ अ स्मॉल बॉल जिसका मास आपको गिवन है एंड डेंसिटी आपको गिवन है, व्हेन ड्रॉप्ड इन अ कंटेनर फिल्ड विद अ ग्लिसरीन बिकम्स कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम, ये कौन सी वेलोसिटी है, टर्मिनल, टर्मिनल। इफ द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज गिवन 1.3, देन द वैल्यू ऑफ विस्कस फोर्स क्या होगी। देखो मेरे को काश ईटा गिवन होता, आर गिवन होता, मैं F = 6 पाई ईटा आर भी लगाता, आंसर आ जाता। ईटा दिया ही नहीं, तो नहीं दिया तो कोई बात नहीं, टर्मिनल की डेरिवेशन तो आती है, एनसीईआरटी में दिया भी था, वो लिख के भी दिखाई थी आपने। तो बोलो कौन कौन सी फोर्सेस थी, एक अपथ्रस्ट थी, एक एफ था और एक mg था, और टर्मिनल के ऊपर इन दोनों का सम क्या था, mg। तो f क्या होगा, mg माइनस, बस तुमने mg माइनस यू करना है, आपके पास विस्कस फोर्स आ जाएगी। लॉजिक समझ में आ रहा है। अब फॉर्मूला तो लगा नहीं पाए, टर्मिनल का तो चला नहीं, यहां एनसीईआरटी काम आती है, क्योंकि जिसको बिल्कुल क्लियर दिखता है टर्मिनल कैसे निकाला, देखो वो निकाल पा रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो इसलिए बोलते हैं ना, आप इंटरव्यू में पढ़ना कभी भी जब बच्चे सिलेक्ट होते हैं, एनसीईआरटी थॉरो करनी चाहिए, वो कहते हैं हमेशा, कोई नहीं कहता नहीं करनी चाहिए, और अगर नहीं करनी होती तो फिर मैं बोलता नहीं करनी चाहिए। बेसिक तो हमेशा करने चाहिए, बेस तो स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। देखो इसमें क्या किया, mg माइनस अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट क्या है, v इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। प्रॉब्लम यह है कि इस क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ बॉडी नहीं पता, कोई बात नहीं, वॉल्यूम की जगह मास कौन, डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, पुट कर लेना आंसर। मेथड क्लियर है यहां तक।